नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपको कल एक डेमो क्लास प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स के बारे में बताया था कि अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी सेक्शन थे, जिसमें आरएलसी, पीएलसी, बीएफडी, एचएमआई, स्काडा, स्टेपर मोटर, स्टेपर ड्राइव, ये सारी चीज़ें भी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेमो क्लास 2 के बारे में, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से आरएलसी में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कैसे-कैसे चीज़ें सीखना है। तो बिल्कुल आरएलसी सेक्शन जो है हम बेसिक से लेकर के चलेंगे और ये हमारा डेमो क्लास 2 है। और जो लोग भी हमारा ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेमो वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल वायरिंग में यूज होने वाले कंपोनेंट के बारे में। क्योंकि देखिए क्या होता है, आरएलसी अगर हमको सीखना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल वायरिंग में यूज होने वाले डिवाइसेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक ड्यूल स्टार्टर बना रहे हैं या मान लीजिए आप कोई भी एक सर्किट बना रहे हैं, जब तक आप कंपोनेंट के बारे में, आप डिवाइस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप कोई भी सर्किट नहीं बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले आरएलसी सेक्शन में बेसिक से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके सभी डिवाइस के बारे में समझते हुए चलेंगे। कि किसी भी पैनल को जब आप ओपन करते हो तो आप वहाँ पर ये देखते हो कि उसके अंदर बहुत सारा डिवाइस लगा होता है। सबसे पहले आप पैनल को ओपन करते ही आप कुछ ऐसी डिवाइस होते हैं जो कि आपको लगे हुए दिखेंगे। नॉर्मली आप एमसीबी देखोगे, अगर मोटर के लिए है तो कॉन्टैक्टर वगैरह आप देखोगे, वहाँ पे रिले लगा होगा और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐसे लगे होते हैं जो कि आपको पैनल के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन बहुत सारा कंपोनेंट वहाँ पर होता है जो कि आप पहचान नहीं पाते, आप जान नहीं पाते हैं कि आखिर ये कौन-सा कंपोनेंट है, इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कंपोनेंट के बारे में ही समझेंगे, फिर उस कंपोनेंट के बारे में जब हम जान लेंगे तो उसका यूज करके हम लोग सर्किट बनाना सीखेंगे। नॉर्मली हम जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, जो कि आपके घरों में भी यूज होता है और किसी भी पैनल या इंडस्ट्री में कहीं भी आप देखोगे तो वो कंपोनेंट यूज ही होता है, उसी से हम बात शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में, जो कि बेसिक कंपोनेंट होता है। एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं और इन सब में डिफरेंट क्या है भाई? अगर सर देखा जाए तो सारा ये सर्किट ब्रेकर का ही टाइप है। अगर मैं एमसीबी की भी बात करूँ, एमसीसीबी की बात करूँ, आरसीसीबी की बात करूँ या ईएलसीबी की बात करूँ, तो ये सारा कुछ सर्किट ब्रेकर का ही टाइप है। बट इसमें क्या डिफरेंट है, कहाँ पर किसको यूज़ करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं रेटिंग के हिसाब से देख लूँ तो एमसीबी का यूज़ हम लोग, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका बिल्कुल कम एम्पीयर से 0 एम्पीयर से लेके 125 एम्पीयर अपर तक का हम लोग एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। एमसीसीबी हम वहाँ पे लगाते हैं 100 एम्पीयर से लेकर के 1600 एम्पीयर तक का, जहाँ हमें ज़रूरत है उसके लिए हम एमसीसीबी लगाते हैं। आरसीसीबी की बात करूँ तो 30 मिली एम्पीयर से लेकर के 300 मिली एम्पीयर, मतलब जहाँ पर बिल्कुल कम आपका रेटिंग का ज़रूरत होता है, वहाँ पे हम आरसीसीबी लगाते हैं। अगर मैं ईएलसीबी की बात करूँ तो देखिए, इसमें कोई रेटिंग नहीं होता है। ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब अगर यहाँ पे अर्थ का लीकेज हुआ, जैसे अर्थिंग करते हैं हम ना कहीं पे किसी भी चीज़ का, तो अगर अर्थ का लीकेज हुआ तो वहाँ पर हम अगर कहीं भी अर्थ लीकेज मॉनिटरिंग के लिए अगर हमें लगाना है तो अर्थ लीकेज मॉनिटरिंग रिले भी आता है, बट हम वहाँ पर आरसीसीबी लगा सकते हैं, ओके। बाकी अगर हम बात करें तो जो हमारा ये होता है एमसीसीबी, ये मेन प्रोटेक्शन के लिए होता है। एमसीसीबी, एमसीबी ये सब चीज़ें हम कहीं भी लगाते हैं। देखिए, अगर मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो एमसीसीबी भी, एमपीसीबी भी यूज़ करते हैं। जैसे एक एमपीसीबी आता है, मोटर प्रोटेक्शन बोर्ड, तो वो जो हम लोग ड्यूल स्टार्टर वगैरह बनाएँगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये सर्किट ब्रेकर होते हैं। एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, आरसीसीबी, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, ये बेसिक चीज़ होता है, नॉर्मली इसके बारे में सभी लोग जानते ही जानते हैं। एमसीबी हर कोई बचपन से देखता आ रहा है, एमसीसीबी भी देखते आ रहे हैं। ईएलसीबी और आरसीबी बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ईएलसीबी और आरसीसीबी भी इसके बारे में जान जाएंगे। देखिए, ईएलसीबी का मतलब ही यही होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर कहीं भी अर्थ लीकेज है, आपने ईएलसीबी लगा के रखा है तो ये ब्रेक कर देगा। और आरसीसीबी होता है, ये आपका डिरेक्ट लीकेज करंट, मतलब अर्थ फॉल्ट को ये भी लीकेज करता है और अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो इससे बचाता है। बट इसका क्या होता है, 30 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर के लिए हम लोग आरसीसीबी यूज करते हैं, ओके। अब सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आरएलसी में शुरू होता है वो तो बात हो गई बेसिक एमसीबी की। लेकिन उससे फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बात करते हैं पुश बटन की। पुश बटन क्या होता है? देखिए, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है, उनसे पूछा जाता है कि पुश बटन क्या होता है, तो वो बताने लगते हैं अरे इमरजेंसी पुश बटन होता है और सिलेक्टर स्विच होता है और ऐसे-ऐसे बहुत सारे टाइप के पुश बटन बताने लगते हैं। लेकिन अगर कंडीशन देखा जाए, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो पुश बटन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक होता है येनो टाइप पुश बटन और दूसरा होता है एनसी टाइप पुश बटन, ओके। देखिए, येनो टाइप पुश बटन में क्या होता है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा समझाया था। तो येनो टाइप पुश बटन में क्या होता है, एक येनो कॉन्टैक्ट होता है। येनो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ओके। जो भी स्टूडेंट हमारे बेसिक से सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा डेमो वीडियो है। तो एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन,
और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ओके, तो नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी क्लोज रहता है। अगर इसका मैं सिंबल बनाऊँ नॉर्मली क्लोज का, तो ये इस तरीके से रहता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लाइव सप्लाई दिया, तो जब पुश बटन को प्रेस करेंगे, या मान लीजिए यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिए, इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया आपने, तो जब आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ तक सप्लाई पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा। और अगर एनसी पुश बटन के साथ आप इंडिकेटर को कनेक्ट करते हैं, इधर आपने लाइव सप्लाई दे दिया, इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, तो जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइट पहले से ऑन रहेगा, और जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो यही डिफरेंट है येनो और एनसी टाइप पुश बटन में। तो देखिए क्या होता है, पुश बटन कोई भी, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिलेक्टर स्विच, नाम तो इसका है सिलेक्टर स्विच, बट अगर इसके पीछे देखा जाए तो सेम ऐसा ही कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, जो कॉन्टेक्ट इसके पीछे लगा हुआ है ना, सेम वही कॉन्टेक्ट इस सिलेक्टर स्विच के पीछे लगा रहता है। अगर आप सिलेक्टर स्विच के पीछे येनो कॉन्टैक्ट लगा दोगे तो ये आप येनो के जैसा काम करेगा। अगर आप सिलेक्टर स्विच के पीछे एनसी का कॉन्टैक्ट लगा दोगे तो ये एनसी पुश बटन के जैसा काम करेगा। आप कौन सा कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हो ये मैटर करता है। ये तो सिलेक्टर स्विच इस पुश बटन के टाइप के अकॉर्डिंग बता दिया है। देखो यहाँ पे ये आगे इसका कॉन्टैक्ट जो लगा हुआ है इसको पुश बटन बोलते हैं, बट ये जो पीछे लगा हुआ है ये कॉन्टैक्ट होता है। अगर आप येनो कॉन्टैक्ट यूज करोगे तो ये येनो पुश बटन के जैसे काम करेगा। अगर एनसी कॉन्टैक्ट यूज करोगे तो एनसी पुश बटन के जैसे काम करेगा। आप इस पुश बटन के पीछे देखोगे तो यहाँ पे येनो कॉन्टैक्ट भी यूज हुआ है, एनसी कॉन्टैक्ट भी यूज हुआ है। तो इस पुश बटन को हम बोलते हैं येनो एनसी पुश बटन, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं येनो एनसी पुश बटन। बाकी ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है इसके पीछे सिर्फ येनो कॉन्टैक्ट यूज हुआ है, तो ये येनो पुश बटन हो गया। रेड वाले के पीछे सिर्फ एनसी कॉन्टैक्ट यूज हुआ है, तो इसीलिए ये एनसी पुश बटन हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीन वाले अगर ग्रीन दिख रहा है तो वो येनो ही हो सकता है, उसके पीछे किसी ने एनसी कॉन्टैक्ट लगा दिया हो। तो आप इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सा कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट और पुश बटन ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब इनको पूरा मिला दिया जाता है तब ये आपके फुल पुश बटन बन जाते हैं, क्योंकि आपका देखोगे तो ये सेक्शन अलग है और ये पुश बटन प्रेस करने वाला सेक्शन अलग है, ठीक है। तो ये होता है पुश बटन। तो पुश बटन और इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर हर कोई जानता है, इसीलिए मैंने इसमें इंडिकेटर को नहीं ऐड किया है। क्योंकि भाई अगर इंडिकेटर की बात करूँ तो बचपन से हर कोई छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाता है। आप अपने घरों में देखोगे तो एलईडी लाइट लगाते हो, या मान लीजिए वैसे नॉर्मली आप पहले 100 वाट का बल्ब लगाते थे। तो इंडिकेटर से रिलेटेड सबको नॉलेज है, पुश बटन से भी रिलेटेड नॉलेज था। बट क्या होता है कि घरों में ऐसा पुश बटन ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे पुश बटन आपको इंडस्ट्री लेवल पे ही देखने को मिलेंगे, और इंडस्ट्री में आपको हर पैनल में जितना भी पैनल दिखेगा आपको इसी तरीके से पुश बटन लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये पुश बटन के टाइप थे। पुश बटन दो टाइप के होते हैं, येनो टाइप, एनसी टाइप। और अगर जिसके पीछे हम येनो एनसी दोनों लगा दें तो वो येनो एनसी टाइप बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एमसीबी के टाइप थे और जो पुश बटन के टाइप थे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसके पीछे बहुत बड़ा थ्योरी पढ़ाया जाए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आप देखे हो, देखो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएँगे। मुझे उम्मीद है कि फिर भी मैं बहुत बेसिक में गया हूँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ सिलेक्टर स्विच की, तो सिलेक्टर स्विच के पीछे भी यही कॉन्टैक्ट लगा होता है, येनो-एनसी कॉन्टैक्ट लगा होता है। आगे सिर्फ़ ये पुश बटन, आगे ये जो बटन लगा है ना, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि ये सिलेक्टर स्विच है। जैसे इमरजेंसी स्विच में आप देखा होगा, तो इमरजेंसी स्विच में क्या होता है कि आगे आपका ऊपर तो इमरजेंसी लिखा रेड कलर का बना रहता है, बट उसके पीछे ना एक कॉन्टैक्ट लगा रहता है। आप एनसी कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हो, आप येनो कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हो। तो उस तरीके से इमरजेंसी मतलब कोई भी पुश बटन हो, चाहे इमरजेंसी पुश बटन हो, चाहे सिलेक्टर स्विच हो, चाहे येनो एनसी स्विच हो, तो उसके पीछे एक कॉन्टैक्ट ही लगा रहता है। अब वो कॉन्टैक्ट येनो भी हो सकता है, एनसी भी हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ लिमिट स्विच की, ठीक है, तो ये लिमिट स्विच आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। लिमिट स्विच क्या करता है, देखो इसमें भी येनो एनसी वाला कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ना एक कॉमन टर्मिनल होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक कॉमन टर्मिनल है, एक येनो एक एनसी, ठीक है। इसको कॉमन येनो और एनसी बोल सकते हो। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कॉमन पे आपने कोई सप्लाई दिया, जैसे मैं ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ कि कॉमन पे आपने कोई सप्लाई दिया, तो वो ऑलरेडी एनसी पे मिल रहा होता है। और जैसे ही इस लिमिट स्विच को कोई प्रेस करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से प्रेस हुआ, मान लीजिए आपके पास गेट लगा हुआ है, अगर गेट प्रेस किया, जैसे आपके घरों में फ्रिज रहता है, तो फ्रिज को जैसे ही आप बंद करते हैं लाइट बंद हो जाता है, और जब फ्रिज को ओपन करते हैं तो लाइट ओपन हो जाता है। ऐसे ऐसे करके हम बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप अपने दैनिक लाइफ में भी बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं लिमिट स्विच का। तो लिमिट स्विच में क्या होता है, जैसे कॉमन पे आपने लाइव सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके एनसी से आपने क्या किया, इसके एनसी से एक इंडिकेटर लगा दिया, तो ये क्या होगा, पहले से इंडिकेटर ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई चीज इस लिमिट स्विच को टच करेगा, वैसे ही ये जो कॉमन से एनसी पे सप्लाई आ रहा था ये कहाँ जाने लगेगा, ये येनो पे सप्लाई जाने लगेगा। तो लिमिट स्विच यहाँ पे अब सप्लाई जो है येनो पे देने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें भी हमने ये देखा कि इसमें अंदर भी येनो और एनसी कॉन्टेक्ट है। इस लिमिट स्विच के अंदर भी एनो और एनसी कॉन्टेक्ट है। ऐसे अगर मैं बात करूँ रीड स्विच की, तो रीड स्विच में भी यही होता है, एनो एनसी का कॉन्सेप्ट ही रहता है। तो बिल्कुल भी आपको कोई भी स्विच हो, आपको ये देखना है कि उसमें कॉमन का टर्मिनल दिया है कि नहीं दिया। अगर
रीड स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया, तो इन सब में कॉमन का टर्मिनल दिया रहता है और एनो एनसी दिया रहता है। बट अगर नॉर्मली मैं पुश बटन की बात करूँ तो उसमें एनो पुश बटन होगा या एनसी पुश बटन होगा, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे टाइप के पुश बटन होते हैं, बहुत सारे टाइप के स्विच होते हैं, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसमें देखो कोई भी टाइप हो, या तो एनो होगा या तो एनसी होगा, इसके अलावा और भी कंडीशन नहीं होंगे पुश बटन में। भाई या तो पुश बटन क्या करेगा, ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। अगर आप समझो, आपको कन्फ्यूजन है पुश बटन को लेकर कि नहीं मैं पुश बटन में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, तो आप अपने दिमाग से सोचो पुश बटन करता क्या है? या तो पुश बटन किसी चीज़ को ऑन करेगा, किसी चीज़ को 1 करेगा, या तो पुश बटन किसी चीज़ को 0 करेगा। इसके अलावा पुश बटन की कोई कंडीशन होती है, आप अपने माइंड से अगर सोचोगे तो आपको भी ये बात समझ में आएगा कि इसके अलावा भाई पुश बटन की और कंडीशन नहीं होती है। वो तो पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियोमीटर में तो 0 टू 10 वोल्ट देना है मुझे, तो थोड़ा-थोड़ा वोल्टेज बढ़ता रहेगा, ठीक है? लेकिन वो तो एनालॉग में चला गया, हमें एनालॉग में जाना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं पुश बटन की, तो पुश बटन में क्या है, या तो 0 या तो 1, 2 ही कंडीशन होगा। तो अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, एनसी है, और सॉरी 0 है तो 1 है, और अगर 1 है तो इसका मतलब एनसी पुश बटन। क्योंकि एनसी में ही तो कंटिन्यू सप्लाई जाता रहेगा और एनओ में कंटिन्यू सप्लाई नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पुश बटन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा-सा अगर हम आगे और बढ़ेंगे, पुश बटन से आगे बढ़ेंगे, तो देखिए क्या होता है, कहीं मुझे सिंगल फेज पंप चलाना है या कोई ऐसे सिंगल फेज का काम करना है जहाँ पे मुझे होल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पुश बटन से तो होल्डिंग हो नहीं पाएगा। अगर इस पुश बटन से, एक येनो पुश बटन से मैं एक इंडिकेटर लगाऊँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास एक येनो पुश बटन था और इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया, इधर लाइव सप्लाई दे दिया, इधर न्यूट्रल। अब अगर इस पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा, तो प्रेस करने पे क्या होगा, ये लाइट ऑन होगा, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूँगा वैसे ही बंद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं हो रहा है। तो होल्डिंग करने के लिए अगर मैं सिंगल फेज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं रिले यूज़ कर सकता हूँ। देखिए जब 3 फेज का काम आएगा तो वहाँ पे हम कॉन्टैक्टर वगैरह भी यूज़ करेंगे, वो भी आगे-आगे हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो रिले यूज़ करेंगे, ये तो बात सही है, मुझे बात समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया, बट रिले होता क्या है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को बोलूँ कि रिले का यूज़ करके हम लोग होल्डिंग सर्किट बनाएँगे, तो उससे पहले स्टूडेंट यही बात अपने माइंड में लाएगा या उसको यही कन्फ्यूजन होगा कि रिले क्या होता है? तो सबसे पहले हम रिले के बारे में समझेंगे कि रिले होता क्या है? देखिए रिले में बहुत सारे टाइप होते हैं, बट नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में कोई भी पैनल को जब आप ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप का रिले ज़रूर मिलेगा। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बोलते हैं। सॉलिड स्टेट रिले भी आता है, रीड रिले भी आता है, ठीक है? तो इस तरीके के कई सारे रिले आते हैं। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में होता क्या है? देखिए ये नॉर्मली अगर देखा जाए बेसिकली तो ये 5 पिन का आता है। तो 5 पिन में क्या होता है कि इसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं कॉइल के, ठीक है? जैसे A1 A2 है, ठीक है? और उसके बाद में एक कॉमन होता है, एक NO होता है, एक NC होता है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये एक है, इसमें कॉइल लगा हुआ है, अगर हम इसमें A1 और A2 में मतलब चाहे लाइव न्यूट्रल की बात करूँ, अगर ये हमारा AC कॉइल है और अगर DC कॉइल है तो प्लस माइनस, तो कोई भी अगर हम सप्लाई देंगे तो इसके साइड-साइड में क्या होगा, एक मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा। तो अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ, तो अब मैग्नेट फील्ड जनरेट होने के बाद अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सेम वही कांड रिले में होता है कि जैसे ही हम A1 A2 पे सप्लाई देते हैं, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका एसी टाइप और दूसरा हो गया डीसी टाइप। अगर एसी टाइप रिले है तो A1 A2 में हम क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे। अगर डीसी टाइप रिले है तो हम इसमें क्या देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। अब जैसे ही हम A1 A2 पे सप्लाई देते हैं, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे एक मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेट फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो आपका जो रिले पे कॉमन टर्मिनल है इसका, ये पहले ऑलरेडी एनसी पे रहता है। जब इसमें मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है तो ये येनो वाले टर्मिनल पे आके चिपक जाता है। तो इससे क्या होता है कि कॉमन पे जो भी सप्लाई आप देके रखेंगे वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो येनो पे पहुँच जाएगा, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसीलिए अगर इसका आपको डेफिनेशन देना है तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि रिले इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस, ठीक है? या रिले इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस, ठीक है? दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल अ हाई पावर सर्किट यूजिंग अ लो पावर सिग्नल। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं कंडीशन समझाऊँ, हो सकता है इंग्लिश में बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिले जो है वो एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, ठीक है? जो कि हाई पावर सर्किट को लो पावर का यूज़ करके कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि नॉर्मली आपको मान लीजिए कि एक 220 वोल्ट का मोटर आपका एक सिंगल फेज का पंप है, क्या है? सिंगल फेज का पंप। अब सिंगल फेज पंप जो है, ठीक है? ये आपका चलता है 220 वोल्ट से। किससे चलता है? 220 वोल्ट से, ओके? अब इसकी कंट्रोलिंग करनी है आपको पंप की, मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक सेंसर है जो कि 5 वोल्ट दे रहा है। कोई एक सेंसर है जो कि 5 वोल्ट दे रहा है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, सिंगल फेज पंप की कंट्रोलिंग करनी है।
तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, रिले का यूज करना होगा, क्योंकि विदाउट रिले हम डायरेक्टली 5 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी की कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिले की। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि ये रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड का मतलब क्या, कि देखो ऐसे तो ऑपरेट नहीं होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, चाहे एसी सप्लाई चाहे डीसी सप्लाई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि रिले ऑपरेटेड, ठीक है, स्विच, रिले इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच दैट इज यूज टू कंट्रोल हाई पावर सर्किट यूजिंग ये लो पावर सर्किट। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है ना, इसमें भी कई टाइप के होते हैं। पहला होता है एसपीएसटी, फिर होता है एसबीडीटी, फिर होता है डीपीएसटी और डीपीडीटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्या है कि एसपीएसटी में आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सिंगल पोल है, सिंगल थ्रो है। अब क्या है कि इधर अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, इसमें मान लीजिए A1 A2 है, तो इसमें अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ तो आपने कोई सप्लाई इधर दे के रखा है, तो वो सप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल पोल डबल थ्रो की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास येनो एनसी दोनों टर्मिनल होंगे। जैसे आपके पास एक कॉमन हो जाएगा, एक आपके पास एनसी टर्मिनल हो जाएगा, येनो टर्मिनल। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया सिंगल पोल, बट यहाँ पे आपका थ्रो क्या है, डबल थ्रो है, एक एनसी है और एक येनो है, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिले होते हैं उनको हम बोलते हैं एसपीडीटी, मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। और जो इस टाइप के रिले होते हैं, जो अभी मैंने बताया था कि उसमें आपके पास यहाँ पे सिंगल पोल होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉइल होता है। तो ये कैसा रिले है, ये आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले है, ओके। अब हम बात करते हैं डीपीएसटी की, कि डीपीएसटी क्या होता है। इसमें क्या होता है, डबल पोल सिंगल थ्रो होता है, ठीक है। मतलब आपके पास पोल तो दो होते हैं, बट आपके पास इसको मतलब पोल तो दो होते हैं बट थ्रो आपका सिंगल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या था पहले, कि एसपीडीटी में सिंगल पोल था, बट अब यहाँ पे आपके पास डबल पोल रहेगा, ठीक है। पोल डबल रहेगा, बट क्या रहेगा, यहाँ पे आपका सिंगल थ्रो रहेगा, ठीक है। जैसे सिंगल थ्रो इसमें था तो डबल पोल रहेगा, लेकिन एक सिंगल थ्रो रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी एक एनसी रहता है, एक येनो रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये रहता है। ऐसे फिर आता है डबल पोल डबल थ्रो। जैसे कि आप 8 पिन की रिले की बात कर लें, तो 8 पिन का रिले आपका डबल पोल डबल थ्रो का होता है, ठीक है। क्योंकि 8 पिन रिले में क्या होता है, उसका डायग्राम अगर मैं आपको बनाऊं, तो यहाँ पे आपके पास A1 A2 होता है, ठीक है। A1 A2 से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। अब डबल पोल है तो ये हो गया एक पोल, ये हो गया दूसरा पोल। अब उसके बाद डबल पोल डबल थ्रो, तो इसके भी डबल थ्रो होंगे और इसके भी डबल थ्रो होंगे, मतलब इसका भी एनओएनसी होगा और इसका भी एनओएनसी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 पिन वाला रिले जो है ये डबल पोल डबल थ्रो का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में, जो कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि रिले के बारे में आप कहीं भी देखोगे तो आपको इस टाइप का रिले तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट रिले, जिसको एसएसआर बोलते हैं, एसएसआर आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी पैनल खोलोगे, या आप अगर सर्वो वगैरह में भी पैनल खोलोगे, या ऐसे बहुत से पैनल होते हैं जहाँ पे एसएसआर का यूज होता है, जहाँ पे फास्ट स्विचिंग करना रहता है, ठीक है। वहां पे हम एसएसआर का यूज करते हैं। देखो तो एसएसआर होता क्या है, तो देखो भाई इसका नाम ही है सॉलिड स्टेट रिले। देखो इसमें जो नॉर्मली रिले था, इसमें क्या था कि जो भी स्विचिंग का काम हो रहा था वो मैकेनिकली कंडीशन से हो रहा था, ठीक है। लेकिन एसएसआर में कोई भी स्विचिंग का काम मैकेनिकल कंडीशन से नहीं होता है। इसके अंदर ऑप्टो कपलर लगा होता है, इसके अंदर ऑप्टो कपलर लगा होता है, और जो भी स्विचिंग काम होता है वो ऑप्टो कपलर के थ्रू होता है। अब ऑप्टो कपलर, अभी कंफ्यूजन में होगा कि ऑप्टो कपलर क्या होता है, तो जिन्होंने भी ऑप्टो कपलर वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे ऑप्टो कपलर का वीडियो देखें, क्योंकि ऑप्टो कपलर जो सेक्शन है उसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली थोड़ा सा अगर बताऊं कि ऑप्टो कपलर क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये बात समझना है कि देखिए, एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर में अगर मैं इसके बेस पे कोई सप्लाई दूंगा तो ये ट्रिगर होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्टो कपलर में क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्टो कपलर में जो भी ट्रिगरिंग का काम होता है ना, वो लाइट की हेल्प से होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है आपका पास फोटो ट्रांजिस्टर। अगर इस पूरे की बात मैं करूँ तो ये हो गया ऑप्टो कपलर, ठीक है। तो अब इसमें जो स्विचिंग होता है वो किसकी हेल्प से होता है, लाइट की हेल्प से होता है। तो इसीलिए जहाँ पे फास्ट स्विचिंग का काम रहता है वहां पर हम एसएसआर का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे फास्ट काम हो गया, कुछ साइलेंट ऑपरेशन हो गया, मतलब थोड़ा सा भी नॉइज नहीं होना चाहिए, तो वहां सब हम एसएसआर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग इसका कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जैसे रिले का यूज करके जब सर्किट बनाएंगे, एसएसआर का यूज करके जब सर्किट बनाएंगे, तो वहां पे और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर फिर हमारा इन सबके रिलेटेड एक एक टॉपिक होगा। अभी क्या है कि हमें सभी कंपोनेंट के बारे में, सभी डिवाइस के बारे में जानना है, तो थोड़ा थोड़ा हम सभी डिवाइस का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर जब इसका यूज करके सर्किट बनाएंगे एक एक टॉपिक को लेकर के, फिर वहां पे हम बहुत डिटेल में सारी चीजों में जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, तो अब जैसे ये तो
रिले की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा सिंगल फेज की कंट्रोलिंग के लिए था, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल फेज का पंप चला रहे थे, ये सारा प्रोसेस हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 फेज का इंडक्शन मोटर हमें कंट्रोल करना है या कोई भी पावर सर्किट की कंट्रोलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? वहाँ पर हम यूज करते हैं कॉन्टैक्टर्स। और कॉन्टैक्टर्स का इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रोल है, जैसे रिले का एक बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही अगर मैं कॉन्टैक्टर्स की बात करूँ तो कॉन्टैक्टर्स का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। तो कॉन्टैक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जो रिले के बारे में जान लिया वो कॉन्टैक्टर के बारे में जान जाएगा। जिसने रिले को नहीं समझा वो कॉन्टैक्टर को नहीं समझेगा। क्योंकि देखो कॉन्टैक्टर में भी कुछ नहीं होता है, इसमें एक कॉइल होता है, इस कॉन्टैक्टर में एक कॉइल होता है। नॉर्मली अगर मैं एक ऐसा कॉइल बना दूं, ठीक है, कि ये अपना एक कॉइल है, ठीक है, तो जैसे कि रिले के अंदर कॉइल होता है वैसे इस कॉन्टैक्टर के अंदर भी एक कॉइल होता है A1 और A2। अब आपको पता है भाई, अभी मैंने आगे भी बताया कि अगर कोई भी कॉइल है अगर उसमें सप्लाई देंगे तो मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो इसमें इस कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि इस कॉइल में मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है, और इस कॉन्टैक्टर में ये जो L1 L2 L3 L4 ये 4 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। L4 नहीं रहता है, NO टर्मिनल रहता है, ठीक है। L1 L2 L3 जो रहता है इसको हम RYB सप्लाई देते हैं, ठीक है। या कोई भी सप्लाई जो आप L1 में दोगे नीचे आपको T1 में मिलेगा, L2 में दोगे आपको T2 में मिलेगा, L3 में दोगे आपको T3 में मिलेगा, ठीक है। तो NO में आप अगर 13 नंबर में कोई सप्लाई दोगे तो 14 में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, इसका यूज करके सर्किट कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वही टर्मिनल में सेम बना लेता हूँ कि ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, और यहाँ पे आपका 13 नंबर हो गया, ठीक है, जिसमें NO लिखा हुआ है, ओके। और ठीक है, इसमें ये आपका पूरा सभी का सभी जो हम ये कॉन्टैक्टर यूज करते हैं सबका सब NO टर्मिनल होता है, ये सबका सब NO टर्मिनल होता है। तो ये NO टर्मिनल में इस तरीके से बना हुआ रहता है, ये सारा NO टर्मिनल है और ये सब आपस में कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही इस A1 A2 में हम सप्लाई देते हैं ना तो ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी सप्लाई हम L1 L2 L3 में देके रखेंगे वही सप्लाई मुझे T1 T2 T3 में मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 14 नंबर में मिल जाएगा। तो बस कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ इतना ही काम है, आप बस ये समझना है कि जैसे ही हम A1 A2 पे सप्लाई देंगे तो जो ही सप्लाई मुझे L1 L2 L3 पे देके रखूंगा वो मुझे T1 T2 T3 पे मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कैसे इसका यूज करके कैसे हम सर्किट की स्विचिंग करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर को भी एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस बोल सकते हो, ओके। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग टाइमर्स की बात करते हैं। देखिए टाइमर्स क्या होता है। टाइमर्स आप बोल सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है, ठीक है, जो कि आप कोई भी सर्किट को एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, ओके। आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा डिवाइस, अगर मैं एकदम से आसान भाषा में इसको समझाऊं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी भी ऑपरेशन को एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करे, ठीक है, उसी को टाइमर कहते हैं। अब जो ये टाइमर होता है ना इसमें भी कई सारे टाइप के टाइमर होते हैं, एक होता है ऑन डिले टाइमर, एक होता है ऑफ डिले टाइमर। जब आप पीएलसी में जाएंगे तो वहाँ पे आप 2 टाइप के टाइमर और पढ़ेंगे, बट अभी आरएलसी में है आप तो ऑन डिले और ऑफ डिले आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। ये ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर होता क्या है, देखो ऑन डिले टाइमर में क्या होता है, जब हम कोई चीज को ऑन करते हैं, ठीक है, वहां पर मुझे एक डिले चाहिए होता है, जैसे मैं 10 सेकंड बाद ऑन करूं, 20 सेकंड बाद ऑन करूं, तो वहां पे हम ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे। और ऑफ डिले टाइमर की अगर मैं बात करूं कि जैसे जब कोई चीज स्टॉप करे ना तब वहां पर मुझे एक डिले चाहिए, तो वहां पर हम ऑफ डिले को यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे स्टार डेल्टा स्टार्टर टाइमर होता है, तो जहां पर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर टाइमर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं वहां पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर टाइमर का यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मली ऑन डिले टाइमर का भी वहां पर यूज करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहां हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं तो हमें वही टाइमर ही चाहिए। हम नॉर्मली जो ऑन डिले टाइमर होता है उसका भी यूज करके स्टार डेल्टा बना सकते हैं, ओके। तो टाइमर में भी क्या होता है कि यनो टर्मिनल होता है और एनसी टर्मिनल होता है, A1 A2 होता है, जैसे रिले में जितना टर्मिनल होता है सेम इसको भी एक रिले ही बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या है डिफरेंट रिले में और इसमें डिफरेंट सिर्फ ये है कि रिले में जैसे ही हम A1 A2 में सप्लाई देते हैं ना, जैसे ही हमने A1 A2 में सप्लाई दिया वैसे ही उसका कॉमन और एनओएनसी काम करने लगता है। बट टाइमर में ऐसा नहीं होता है, टाइमर में क्या है, जो टाइमिंग हमने प्रोवाइड कर दिया, जैसे 10 सेकंड हमने दे दिया ना, तो 10 सेकंड बाद इसका जो भी कॉन्टेक्ट है एनओएनसी का वो काम करेगा, 10 सेकंड तक वो काम नहीं करेगा। तो सिर्फ यही डिफरेंट है टाइमर में। हम आगे बढ़ेंगे और भी कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि अगर आप स्टार्टर वगैरह बना रहे हैं तो आपने ओवरलोड रिले का नाम बहुत सुना होगा, और सुना क्या, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ओवरलोड रिले देखने को जरूर मिला होगा। ये भी रिले का एक टाइप है। जैसा भी मैंने रिले के बहुत सारे टाइप के बारे में बात किया कि एसएसआर है हमारा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, रीड रिले है, वैसे ही ओवरलोड रिले भी है। ओवरलोड रिले करता क्या है, देखो ये अपना स्टार्टर के लिए यूज होता है, मोटर की सेफ्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ से हमने RYB फेज दे दिया,
ओवरलोड रिले के थ्रू। तो इस ओवरलोड रिले में यहाँ पे एनसी टर्मिनल होता है, यहाँ पे एनओ टर्मिनल होता है। इसमें हम लोग एक करंट की रेटिंग सेट करते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 एम्पियर सेट कर दिया, तो जैसे ही मोटर हमारा 10 एम्पियर से करंट ज़्यादा लगने लगेगा, वैसे ही क्या करेगा कि ये ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। और ट्रिप करते ही जो 95 96 मतलब जो एनसी टर्मिनल है वो एनओ बन जाएगा, और जो एनओ टर्मिनल है वो एनसी बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो ओवरलोड रिले होता है ये सेफ्टी का काम करता है। अगर हम 3 फेज इंडक्शन को मोटर को चलाते हैं तो वहाँ पर हम एक करंट रेटिंग सेट कर देते हैं, उस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें एनओ और एनसी टर्मिनल होते हैं। जब हम सर्किट बनाते हैं तो इसमें एनओ का भी यूज करते हैं, एनसी का। ट्रिप का इंडिकेशन दिखाने के लिए हम लोग एनओ का यूज करते हैं, और इंटरलॉकिंग करने के लिए ओवरलोड के साथ में हम एनसी टर्मिनल का यूज करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और भी जो कंपोनेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और फिर उसके बाद में स्टेप बाय वन यूज करके हम लोग सर्किट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आपने कहीं भी पैनल देखा होगा तो आपने इस तरीके का रिले देखा होगा जिसको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं। मैंने बोला ना कि रिले का बहुत सारा टाइप है, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं। ये क्या करता है, वोल्टेज को मॉनिटर करता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है, ये वोल्टेज को मॉनिटर करता है। जैसे इसमें L1 L2 L3, ठीक है, RYB सप्लाई आप दे दोगे, उसके बाद न्यूट्रल सप्लाई दे दोगे। इसमें क्या होता है, एक ओवर वोल्टेज का पॉइंट होता है, एक अंडर वोल्टेज का पॉइंट होता है। अब जैसे मान लीजिए ओवर वोल्टेज में आपने 220 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है, अंडर वोल्टेज में आपने मान लीजिए 200 सेट कर दिया, तो जैसे ही 200 से नीचे जाएगा ना, ये ट्रिप कर जाएगा, मतलब कट कर देगा, आपका एक इंडिकेटर ऑन कर देगा, आगे सप्लाई नहीं भेजेगा। और 220 के ऊपर भी जाएगा तो भी ये कट कर देगा, आगे सप्लाई नहीं भेजेगा। मतलब आप यहाँ पे एक अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज सेट कर सकते हो। इस ये सब क्या होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, ये आपको प्रोटेक्टिव करता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब नहीं होता है, जो भी आपका आगे प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई भी लॉसेज नहीं होता है। तो ये सब सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आपने इस टाइप के रिले बहुत सारे देखे होंगे, ये फेज सीक्वेंस रिले होता है, कि कभी भी जैसे आपने मान लीजिए R1 RYB सप्लाई दिए, तो कभी भी अगर कहीं भी फेज सीक्वेंस गड़बड़ हुआ आपका, किसी ने मान लो गलती से RY की जगह पे RBY दे दिया, तो अगर कहीं भी कोई फेज सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो उसमें भी ये इंडिकेट करता है, ठीक है। इसको फेज सीक्वेंस रिले बोलते हैं। आपने इस टाइप का भी एक रिले देखा होगा, इसको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले सॉरी अर्थ लीकेज मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं। ये अर्थ लीकेज को पता करता है, अगर कहीं भी अर्थ की लीकेज है आपके सर्किट में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा कितना लीकेज है, और दूसरी चीज आप जो सेटिंग कर दोगे, ठीक है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग ये सर्किट को ब्रेक करेगा, ये आगे सप्लाई नहीं जाने देगा, ठीक है। इससे आप एक इंडिकेटर भी ऑन कर सकते हो, इसमें पैरामीटर सेट करने का ऑप्शन होता है, या आप पैरामीटर भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी भी जैसे इतना कंपोनेंट के बारे में तो मैं आपको बता दिया, बट अभी भी आरएलसी में बहुत सारा कंपोनेंट है, जो कि हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे उसमें बहुत सारा कंपोनेंट आता रहेगा, जिसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन से। और इसमें भी हमने अभी तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है, जो हम लोग रिले का यूज करके होल्डिंग करेंगे, रिले का यूज करके एक पंप की सर्किट बनाएंगे, कॉन्टेक्टर का यूज करके ड्यूल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे, टाइमर का यूज करेंगे, ओवरलोड रिले का यूज करेंगे, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का यूज करेंगे, कैसे इसकी कनेक्टिविटी होती है सर्किट में, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिवाइसेज और कंपोनेंट के बारे में पढ़े हैं, बट इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है तो हम कनेक्टिविटी भी करेंगे वहां पर डिटेल में। और पैनल के अंदर पे कैसे इसका लोड कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ओवरलोड रिले लगाना है तो कैसे लगाएंगे, कितने का लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें भी आरएलसी की क्लासेज में होंगी। तो ये हमारा डेमो वीडियो 2 था, और मुझे उम्मीद है कि डेमो वीडियो 2 भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।